हेलो स्टूडेंट्स, आज की माइक्रोबायोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की, अर्थात विषाणु की संरचना की। जैसा कि आपको इससे पहले के वीडियोज में विषाणु के बारे में सामान्य जानकारी दे दी गई थी, आज हम इस क्लास में बात करेंगे विषाणु की संरचना की और देखेंगे कि विषाणु में क्या क्या जो है हमें देखने को मिलता है, इसकी संरचना किस तरीके की होती है, साथ ही साथ इसका क्या साइज रहता है और क्या इसकी शेप रहती है, और जो है हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, इन सब के बारे में जो है हम आज बात करेंगे। तो हम ये तो जानते ही हैं कि विषाणु जो हैं वो बहुत ही सूक्ष्म आकार की, एक तरीके से कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं, और बैक्टीरिया से तो कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे होते हैं और इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है। तो ऐसे में इनका जो अध्ययन है वो तभी संभव हो पाया है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनीक साथ ही साथ अन्य जो तकनीक है उनकी सहायता से इनकी संरचना का अध्ययन किया गया, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही आकार में छोटे होते हैं और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। तो ऐसे में इनकी जो संरचना है वो एक काफ़ी विविधता लिए हुए होती है अलग अलग वायरस की। यहाँ पर हम सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके साइज के बारे में कि किस साइज के जो है वायरस होते हैं। इनके जो साइज है वायरस का वो काफ़ी छोटा होता है और जैसा कि आपको अभी बताया कि केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इनको देख सकते हैं। इनके जो साइज है वो लगभग होता है 40 से लेकर के 300 मिली माइक्रोन की परास का। अधिकतर इनके आकार को हम मिली माइक्रोन या फिर नैनोमीटर, जिसको हम नैनोमीटर भी कह सकते हैं मिली माइक्रोन को, या फिर एंगस्ट्रॉम, इन इकाइयों में नापते हैं। और ये इकाइयाँ जो हैं वो 10 की घात -9 से लेकर के 10 की घात -10 मीटर रेंज की हैं। तो इनका जो आकार है वो होता है 30-40 मिली माइक्रोन से लेकर के लगभग 300 मिली माइक्रोन रेंज का। अगर हम यहाँ पर कुछ विषाणुओं के आकार की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका जो आमाप है, इनका जो साइज है वो एडिनो वायरस का होता है लगभग 100 मिली माइक्रोन। 5x174 जो वायरस है उनका होता है 230 से लेकर के 300 मिली माइक्रोन, और साथ ही साथ जो तंबाकू मोजेक वायरस है उसका होता है 300 × 15 मिली माइक्रोन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो TMV है उसकी लंबाई 300 मिली माइक्रोन या 3000 एंगस्ट्राम जो है होती है। एंगस्ट्राम में भी जो है हम लिख सकते हैं, एक एंगस्ट्राम का मतलब 10 की घात -10 मीटर होता है, या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम 10 की घात 10 का 1 मीटर में भाग दें तो इतना हिस्सा जो होता है वो एक एंगस्ट्राम के बराबर होता है। तो कहने का मायने है कि इनका जो साइज है या आमाप जो है वो इनका बहुत ही सूक्ष्म होता है और लगभग इसी रेंज में होता है, चाहे वो पॉक्स वायरस हो, चाहे वो एडिनो वायरस हो, चाहे वो 5x174 हो, TMV हो, हर्पीज वायरस हो। हर्पीज वायरस का भी लगभग इतना ही है। तो लगभग सभी जो वायरस हैं, चाहे वो प्लांट वायरस हो, चाहे वो एनिमल वायरस हो, इनका जो आमाप है वो 40 से लेकर के 300 मिली माइक्रोन की परास का होता है। और ये इसमें विविधता दर्शाते हैं, कोई जो है 40 मिली माइक्रोन का देखने को मिलेगा, कोई 70 का, कोई 100 का, इस तरीके से 200-300 तक के हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य तौर पर जो प्लांट वायरस होते हैं वो एनिमल वायरस से छोटे होते हैं आकार में। अगर हम इनका आमाप देखें तो आमाप में जो है ये छोटे होते हैं थोड़ा सा प्लांट वायरस एनिमल वायरस की तुलना में।
दूसरी अब हम बात कर लेते हैं इनकी आकृति की या इनकी शेप की, कि किस तरीके की शेप जो है हमें देखने को मिलती है, इनकी आकृति किस तरीके की होती है। तो आकृति के लिहाज से जो वायरस हैं वो कई आकृतियाँ दर्शाते हैं। हेलिकल रोड शेप आकृति हमें देखने को मिलती है कई वायरसों की, अर्थात एक तरीके कह सकते हैं कि जो है कुंडलित दंडनुमा आकृति, कुंडलित दंडनुमा आकृति में देखने को मिलेगी हमें, जैसे कि TMV की या टोबैको मोज़ेक वायरस की। जब हम TMV की बात करेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो इसकी संरचना है वो होती है दंडाकार फॉर्म में होती है, और हेलिकल जो है एक तरीके से कहेंगे हेलिकल प्लस दंडाकार फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो मम्प्स वायरस जो है उसकी भी स्ट्रक्चर या मतलब उसकी शेप जो है वो हेलिकल रॉड शेप होती है। कुछ की हमें घनाभ या क्यूबॉइडल देखने को मिलती है, जैसे कि हर्पीज वायरस है, 5x174 है। इन वायरस की जो आकृति है वो देखने को मिलती है हमें एक जिस तरीके से घन होता है, घन घनाभ की जैसी जो है देखने को मिलती है, क्यूब शेप में जो है हमें देखने को ये मिलेगी। इसके अतिरिक्त हमें कुछ जो है जटिल आकृति के भी जो है देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो एक जटिल या कॉम्प्लेक्स शेप का होता है। इसके अलावा हम अगर बैक्टीरियोफेज को देखें तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो टेडपोल आकृति का होता है, जिस तरीके से मेढक का लार्वा टेडपोल होता है, ठीक उसी प्रकार की आकृति का जो है हमें देखने को मिलता है बैक्टीरियोफेज। तो एक हम संक्षिप्त में ये कह सकते हैं कि जो वायरस हैं वो शेप के हिसाब से अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, और आपको बताया कि साइज में भी जो है काफ़ी वेरिएशन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। छोटे से लेकर के काफ़ी बड़े वायरस हमें देखने को मिलते हैं। जो बड़े वायरस होते हैं वो लगभग 300 मिली माइक्रोन की परास के होते हैं, और जो छोटे होते हैं वो 30 से 40 मिली माइक्रोन की परास के होते हैं। इनकी आकृति की बात कर लेने के बाद हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन, इनका रासायनिक संगठन क्या होता है, कि इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है। आपको लक्षणों में जब हम बता रहे थे तो आप सभी ने जान लिया था कि वायरस में मुख्यतः दो चीज़ पाई जाती हैं। एक तो होती है इसके चारों तरफ पाया जाने वाला प्रोटीन का खोल जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और दूसरा होता है इसके अंदर पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक अम्ल, जो कि RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो विषाणु है वो टोटली एक तरीके से कहेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड है मिला करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है जो कि साथ ही साथ इसको सजीव होने का दर्जा भी देती है और इसको एक संक्रामक भी बनाती है। न्यूक्लिक अम्ल की बात कर लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की अगर हम बात करें वायरस में तो पहला महत्वपूर्ण लक्षण इनका यही है कि इनमें हमें देखने को मिलेगा केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, चाहे वो DNA हो सकता है और चाहे वो RNA हो सकता है। अधिकांशतः प्लांट वायरस जो है उनमें देखने को मिलता है हमें RNA, और ये RNA जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। प्लांट वायरस जो हैं उनमें RNA देखने को मिलता है, और जो एनिमल वायरस है उनमें अधिकांशतः DNA देखने को मिलता है, साथ ही साथ RNA भी देखने को मिलता है। ये जो RNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है प्लांट वायरस में। तो इसके अलावा जंतुओं में जो RNA पाया जाता है, जंतु विषाणु में जो RNA पाया जाता है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। कुछ में अपवाद स्वरूप डबल स्टैंडर्ड RNA भी हमें जो है देखने को मिलता है। DNA की बात करें तो DNA जो पाया जाता है वायरस में वो सिंगल स्टैंडर्ड भी देखने को मिल सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हमें देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के वायरसों में पाए जाने वाले जो न्यूक्लिक अम्ल हैं उनकी चर्चा हम पृथक से एक अलग वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल किस तरीके से पाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम बैक्टीरियोफेज में देखें तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी जो होता है उनमें हमें देखने को मिलता है डबल स्टैंडर्ड DNA। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो पाया जाता है विषाणु वो केवल एक ही प्रकार का पाया जाता है, चाहे वो DNA हो और या फिर वो RNA हो। ये सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं या फिर ये डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, दोनों ही।
ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी रेप्लिकेशन होती है और साथ ही साथ ये एक तरीके से ये भी कहेंगे हम कि विषाणु का संक्रामक भाग होता है। विषाणु जीवाणु को भी इसी के माध्यम से संक्रमित करता है या किसी अन्य सजीव को, चाहे उसमें प्लांट्स हो चाहे उसमें एनिमल हो, सभी को ये आरएनए या डीएनए के माध्यम से या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल के माध्यम से संक्रमित करता है और यही इसका संक्रामक भाग है और यही जो है वो नए वायरस का निर्माण करता है। और ये जो डीएनए या आरएनए है वो संक्रमण के पश्चात किसी भी सजीव की कोशिका में, जिसमें एक तरीके कह सकते हैं परपोषी या होस्ट जो है उसकी कोशिका पर अपना नियंत्रण कर लेता है। दूसरी चीज है प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण। प्रोटीन कोर जो है वो पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल के बाहर आवरण के रूप में, इसीलिए इसको हम प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण कहते हैं। यह प्रोटीन कोट को हम कैप्सिड भी कहते हैं। यह कैप्सिड अनेक उप इकाइयों का बना होता है जिनको हम कहते हैं कैप्सोमियर। इन कैप्सोमियर की संख्या एक कैप्सिड के अंदर अलग अलग हो सकती है। ये विषाणुओं में एक तरीके से कह सकते हैं उसका विशिष्ट लक्षण बनाती है। जैसे कि किसी विषाणु में आपको 2130 देखने को मिलेगी, किसी में अलग देखने को मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इनका एक तरीके से विशेष लक्षण है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अर्थात जो है आपका कैप्सोमियर है वो मिलकर के कैप्सिड का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट के जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि हम इसके ऊपर कई बार आवरण भी पाया जाता है। विशेषकर जो लिपोवायरस होते हैं उनके बाहर फॉस्फोलिपिड से बना एनवलप भी पाया जाता है। तो ऐसे वायरस जो है वो लिपोवायरस कहलाते हैं। प्रोटीन हालांकि विषाणु का संक्रमित भाग नहीं है, संक्रमण के दौरान जो है ये बाहर ही रह जाता है। जब हमने ट्रांसडक्शन की बात जो है हम करते हैं तो ऐसे में तो आपने देखा होगा कि जो वायरस जीवाणु कोशिका को संक्रमित करता है तो उसके अंदर केवल इसका न्यूक्लिक अम्ल जाता है, प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है। यहाँ पर हमने एक टिपिकल लिपोवायरस की जो स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम बनाया हुआ है जिससे कि आप इसकी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं वायरस की को। ये जो आप देख रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड का एनवलप है, ये आवरण है जो कि सबसे बाहर पाया जाता है। और ये जो हमें षटकोणीय आकृति में देखने को मिलता है ये है कैप्सिड। और इस कैप्सिड की हम बात करें तो इसकी आकृति शेप अलग अलग हो सकती है। जैसा कि यहाँ हमें ये लगभग षटकोणीय आकृति का दिखाई दे रहा है। तो इसकी आकृति जो है हमें षटकोणीय या बहुभुजीय या अन्य आकृति का जो है ये कैप्सिड हमें देखने को मिलता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटीन कैप्सिड है और इस प्रोटीन कैप्सिड के अंदर बंद होता है न्यूक्लिक एसिड, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कोर भी कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कोर भी कहते हैं, कोर के रूप में मौजूद रहता है। तो ये दो चीजें हैं वायरस में जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, कैप्सिड और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड कोर। और ये दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड तो कैप्सिड है ही, अर्थात न्यूक्लियो कैप्सिड। और ये जो बाहर है वो जो भी वायरस होंगे जिनको हम एनवलप वायरस कहते हैं या एक तरह से आवरण युक्त वायरस, विशेषकर जैसे लिपोवायरस, तो इनके अंदर जो एक बाहर जो है वो फॉस्फोलिपिड का एनवलप पाया जाता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं स्पाइक प्रोजेक्शंस। ये प्रोजेक्शंस जो है निकले हुए होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं कई बार ये, तो ये प्रोजेक्शंस जो है देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस को भी अगर हम देखें तो कोरोना वायरस में भी आपने देखा होगा डायग्राम्स के माध्यम से, कोरोना वायरस में भी जो है हमें प्रोजेक्शंस जो है देखने को मिलते हैं बाहर, ठीक इसी की भांति। तो ये तो बात हो गई इसकी केमिकल कंपोजिशन की। साथ ही साथ आज की ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है जिसमें हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, अर्थात जीवाणु की संरचना की। आप सभी
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।